बट ये जो टॉपिक हमने पहले जो सीखा है, जो कि स्क्रीनिंग अफेक्ट, शील्डिंग अफेक्ट और द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिनोटेड एज अ जेड अफेक्टिव, थोड़ा इसको अपन आज नोट्स एज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट वाइज या टॉपिक वाइज को कवर भी कर देंगे, बिकॉज इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो जो हमारा जो कल का टॉपिक था बेटा, दैट इज अबाउट स्क्रीनिंग अफेक्ट बोलो, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए शील्डिंग अफेक्ट। जिस तरह से मैंने बताया ना बेटा कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको जेड से डिनोट करते हैं। लेकिन इनके बीच में अगर कुछ इनर इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। तो वो जो रिपल्शन फोर्स है उसको सिग्मा बोला गया है। तो उसके फोर्स रिपल्शन के कारण ये जो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ये कम हो जाता है। वो ये डिक्रीज्ड न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला गया है। तो बेटा स्क्रीनिंग अफेक्ट और शील्डिंग अफेक्ट, मतलब इसको हम डिनोट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा। और दूसरा आएगा बेटा अफेक्टिव, दूसरा आएगा हमारा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये बेटा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हो रहा है जिसको हम डिनोट करेंगे रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज के कारण, जैसे कि जेड अफेक्टिव। यही टॉपिक जो अभी प्रीवियस क्लास में मैंने कंप्लीट किया था ना, उसी से लेके चल रहा हूँ। मतलब आपको थोड़ा समझने को भी आसान हो जाएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, राइट। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखा के दे रहा हूँ, देखिए बेटा बहुत काम में आएगा। कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज कॉल्ड एज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सफर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इट सफर्स मतलब जो सबसे आखिरी में इलेक्ट्रॉन है वो और न्यूक्लियस, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दे सफर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन को डिनोट कैसे करेंगे, जेड के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का वैलेंस पे डायरेक्ट अटैक हो रहा है और डायरेक्टली अट्रैक्ट कर रहा है। तो दिस सफर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू व्हाट, न्यूक्लियस, ड्यू टू न्यूक्लियस। और साथ में अगर बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो ये बीच के इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ रिपल्शन ड्यू टू इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया बेटा? ये न्यूक्लियस है, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये इनर का इलेक्ट्रॉन है। बेटा ये रिपल्शन फोर्स है और ये अट्रैक्शन फोर्स है। तो देखो वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाला, बेटा इट सफर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है ड्यू टू न्यूक्लियस एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। देखो इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन भी आ रही है। और ये रिपल्शन किसके कारण आ रही है बेटा? ये रिपल्शन आ रही है ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स, राइट बेटा। तो ये अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके कारण रिपल्शन आ रहा है, इस पे रिपल्शन आ रहा है। और ये न्यूक्लियस के कारण इस पे क्या आ रहा है बेटा? अट्रैक्शन आ रहा है। दो आ गए ना, ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस वाले को रिपल्शन आ रहा है और ड्यू टू न्यूक्लियस वैलेंस वाले को अट्रैक्शन आ रहा है। तो ये पॉइंट हो गया फर्स्ट पॉइंट, राइट। सेकंड वन पॉइंट मुझे बताना है, द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसके कारण जो वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो अपने न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, क्या बेटा वो पूरी तरह से खींच रहा है? हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि बीच का रिपल्शन फोर्स उसकी अट्रैक्शन को मिनिमाइज करा रहा है। तो डिक्रीज इन द डिक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पूरी तरह से जेड था, जेड जेड नहीं रहा, थोड़ा चेंज हो गया। चेंज मतलब कम हो गया। द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसपे बेटा? ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसके कारण डिक्रीज, किसके कारण हुआ? ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स,
due to inner shell electrons, right, is called स्क्रीनिंग इफेक्ट। बेटा वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करते हैं, शील्ड के जैसे बिहेव कर रहे हैं, तो इट मस्ट बी कॉल्ड एज एन व्हाट, शील्डिंग इफेक्ट। ये भी हो गया और शील्डिंग इफेक्ट भी हो गया, राइट बेटा। दैट मीन्स एक्चुअल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम हो गया, किसके कारण, इनर इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ड्यू टू दिस इनर इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन कम होता है, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज ए स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। मतलब यहाँ पर आपका शील्डिंग इफेक्ट जो है बेटा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो, टोटल रिपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड एज ए शील्डिंग इफेक्ट। अगर हो सके तो ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हो बेटा, टोटल टोटल रिपल्सिव फोर्स, total repulsive force is called screening, or it is called as a shielding effect। वही तो है ना भाई, जितने अंदर में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी शील्ड करेगा, मतलब जितने अंदर में इलेक्ट्रॉन होंगे उतना रिपल्सिव फोर्स होगा, तो जितना शील्ड उतना रिपल्सिव, नथिंग बट द दैट टोटल रिपल्शन इटसेल्फ कॉल्ड एज ए व्हाट, शील्डिंग इफेक्ट और द स्क्रीनिंग इफेक्ट। इज इट क्लियर बेटा, दोनों पॉइंट ध्यान से देख लो। अब इस स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण क्या होगा, तो सोचो बेटा, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट किस पे लग रहा है, वैलेंस पे लग रहा है, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन will have or it experiences a less force of attraction exerted by the nucleus, that is total attraction force experienced by the valence electron is called Z effective। तो इसके कारण क्या होगा, आपका जो टोटल अट्रैक्शन फोर्स था वो कम हो गया। तो आप लिखेंगे बेटा, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसड है, क्या वो एक्चुअल जेड वैल्यू का अट्रैक्शन रहेगा, नहीं सर, कम हो जाएगा बेटा। इट विल एक्सपीरियंस ए लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, it will experience a less force of attraction exerted by the nucleus। It will experience a less force of attraction exerted by the nucleus। So there is a reduction in nuclear charge due to screening effect। There is a reduction in न्यूक्लियर चार्ज, है ना भाई। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतना अट्रैक्शन होगा, लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉन आने के कारण रिपल्शन फोर्स बढ़ गया, अट्रैक्शन कम हो गया। बेटा अट्रैक्शन का कम होना मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो थी वो कम हो गई, तो देयर इज अ रिडक्शन इन द न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट बेटा, रिडक्शन इन द न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब ये जो रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज है ना आपका, दैट इज कॉल्ड एज ए अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कल बेटा एक्सप्लेनेशन में दिया, आज मैंने नोट्स में लिखा के दिया, राइट। देयर इज रिडक्शन इन द न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। दिस रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज, reduced nuclear charge is called इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट बेटा। कल का एक्सप्लेनेशन वैसे ही था ना, आपको याद आ रहा होगा बेटा। न्यूक्लियस में जितनी पॉजिटिव चार्ज थी दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज, वैलेंस का इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है, ये इसको पकड़ के रखा, खींच रहा है ना, ये न्यूक्लियस इसको खींच रहा है ऐसे 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 ऐसे, राइट। तो ये डोमिनेंट था, इसका मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप जेड बोल सकते हो। लेकिन जैसे बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो बीच के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को रिपेल, अपने इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा, तो ये रिपल्शन से ये वाला अट्रैक्शन कम हो गया, कम हो गया। ये जो कम क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है। तो ये जो रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कल की क्लास में बताया था बेटा, और आज मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में
लिख के दे दिया। मतलब अगर मैं ऐसे समझू, इफ बेटा अगर मैं न्यूक्लियर चार्ज को Z समझ लू, हो सकता है ना, न्यूक्लियर चार्ज Z ही है ना बेटा, जितनी प्रोटॉन उतनी न्यूक्लियर चार्ज, तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गई, तो बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगी, उससे कम हो गई। जेड से कम है ना, क्योंकि जितने न्यूक्लियस अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना रिपल्शन होगा। मतलब वो कम कितना हुआ, जितना भी हुआ होगा इसकी वैल्यू के हिसाब से। इसको आपने क्या बोला सर, इसको आपने सिग्मा बोला। बेटा सिग्मा मतलब क्या है, स्क्रीनिंग की कांस्टेंट या शील्डिंग की कांस्टेंट? ये क्या है, स्क्रीनिंग और शील्डिंग की कांस्टेंट है। क्या बेटा, या तो स्क्रीनिंग की कांस्टेंट हो या तो शील्डिंग की कांस्टेंट है। मतलब इसका फॉर्म अगर आपको लिखना है, आप कैसे लिख सकते हो, देखो भाई, Z अफेक्टिव शुड बी इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z क्या है, न्यूक्लियर की चार्ज है। बेटा न्यूक्लियर की चार्ज ये क्या है, रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज। बेटा ये कितनी रिड्यूस हुई, जितनी स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगी, जितनी शील्डिंग कांस्टेंट होगी, उतना आपका क्या आएगा बेटा, रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। इज इट क्लियर अप टू हियर? अब बात आती है सर ये सिग्मा निकालते कैसे है। हाँ बेटा, अब क्या आ गया हमको, इस सिग्मा निकालते कैसे है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो भाई, वेरी गुड। अब ये निकालते कैसे हैं, तो ये अपने स्लेटर अंकल थे, उन्होंने अपना एक रूल बनाया कि भाई ऐसा ऐसा मेरा एक रूल है, आप फॉलो करते जाइए, सारे एलिमेंट्स की जेड इफेक्टिव आपको मिलती जाएंगी। तो जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, जिसका जेड इफेक्टिव कम, अट्रैक्शन कम। सोचो भाई, अगर ये जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो इस जेड इफेक्टिव ने इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा करीब खींचा, तो साइज बहुत कम हो गई। अगर ये जेड इफेक्टिव कम है, तो इस इलेक्ट्रॉन को कम खींचा, तो साइज बड़ी होगी। तो ग्रेटर द जेड इफेक्टिव मोर द अट्रैक्शन, मोर द अट्रैक्शन लेसर द साइज, साइज छोटी होगी ना, और लेस द अट्रैक्शन, तो लेस द इलेक्ट्रॉन विल कम, जितनी कम आएगा उतनी बड़ी साइज होगी। तो यही फैक्टर है। तो अब आएगा बेटा, आपको एक रूल दिया गया है और ये अंकल का नाम है स्लेटर्स रूल। बेटा इस रूल से आप सिग्मा निकाल सकते हो। बेटा ये स्लेटर्स रूल क्यों है, तो आप लिख सकते हो सर, टू नो स्क्रीनिंग और शील्डिंग की कांस्टेंट, जिसको आप कैसे डिनोट करते हो, सिग्मा से डिनोट करते हो। बेटा ये रूल के लिए कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। कैसे, देखो बेटा, कि कभी भी है ना, कभी भी आपको अट्रैक्शन इसके बीच में देखने हैं, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके बीच के अट्रैक्शन देखना है। पहला रूल ये है बेटा, इनके बीच के अगर अट्रैक्शन देखना है तो आपको करना क्या होगा, तो मैं आपको एक छोटे से इसमें रूल्स में लिखा दूं, मिटा दो बेटा पहले ये पूरा, राइट। पहले मैं आपको रूल लिखा दूं, फिर उसके बाजू में उसके एग्जांपल्स करा दो, मतलब आपको क्लैरिटी और अच्छे से आ जाएगा। मैं यहाँ कर देता हूँ बेटा, एक तरफ रूल और एक तरफ उसके एग्जाम्पल। बेटा पहला पॉइंट ये है कि अगर आपके पास किसी एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो बेटा फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज सिग्मा की वैल्यू 0। ऐसा कैसे हो गया, हाँ बेटा ऐसे कैसे हो गया, तो सोचो, सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस एक होगा, इलेक्ट्रॉन एक होगा, तो बेटा इन दोनों के बीच में तो सीधा सीधा जेड का अट्रैक्शन है। कहीं बीच में आपको इनर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उसको रिपल्स करने के लिए, नहीं है। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, 0। इज इट क्लियर बेटा? सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस भी एक, इलेक्ट्रॉन भी एक, क्या इनके बीच में कुछ रिपल्शन देने वाला है, नहीं है, सीधा न्यूक्लियस इसको खींचेगा। मतलब जितनी अट्रैक्शन है दैट इज द वैल्यू ऑफ जेड।
और आपको जेड इफेक्टिव निकालना है, मतलब रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो क्या ये पॉसिबल है बेटा? ये पॉसिबल नहीं है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी? दैट शुड बी इक्वल टू 0। लेकिन लेकिन सिग्मा फॉर 2 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस that is equal to 0.30। सर ये कैसे हो गया बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन की ले 0.30। सर ये कैसे? करा के दिखाता हूं। इसकी एग्जांपल देखेंगे बेटा। एग्जांपल आप जानते हो हीलियम अंकल, इसकी एटॉमिक नंबर कितनी है? 2 है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो? 1s2। बेटा 1s2 मतलब देखो एक न्यूक्लियस यहाँ, मतलब अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो आप बोलोगे सर इसके सेंटर में 2 प्रोटॉन तो है ही है और 2 इलेक्ट्रॉन भी हो गए, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला। आप ऐसा लिखते हो बेटा, आप ये ऐसे लिख के छोड़ देते हो। लेकिन देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा और ऐसा, मतलब इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर वाला और ये बाहर वाला। तो बताइए बेटा आपका अट्रैक्शन किस किस के बीच में है? आपने बोलना सर इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन के बीच में और ये न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन है। तो बेटा जब इनके बीच में अट्रैक्शन है तो बीच वाला ये कौन है? ये रिपल्शन फोर्स दे रहा है। तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन के कारण मेरी सिग्मा की वैल्यू कितनी आ रही? 0.30 आ रही। कितनी आ रही बेटा? 0.30। मतलब स्क्रीनिंग अफेक्ट सिग्मा फॉर 1 इलेक्ट्रॉन दैट z इक्वल टू 0.30। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन के कारण सिग्मा की वैल्यू 0.30 आती है तो मेरा फॉर्मूला कैसे होगा? z इफेक्टिव इक्वल टू z माइनस सिग्मा। एटॉमिक नंबर 2 है, माइनस ऑफ 0.3 है, तो z इफेक्टिव मेरी हीलियम की कितनी होगी? 1.7। कितनी होगी बेटा? 1.7। आएगा समझ में, डोंट वरी आएगा। मैं बता रहा हूँ ना बेटा, आप भरोसा रखो, जो जो मैं लिखा रहा हूं उतना देखो, समझ में अपने आप आएगा। अगर इसमें 0 है, क्यों 0 है? क्योंकि मैंने क्या बताया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी एक, आपका इलेक्ट्रॉन भी एक। क्या इनमें कुछ बीच में रिपल्शन आ रहा है? नहीं है। भाई रिपल्शन नहीं है तो क्या आपकी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो जेड था, क्या वो रिड्यूस होने वाली है? नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिग्मा है ही नहीं। तो ऐसे स्किल है सिग्मा 0। 2 इलेक्ट्रॉन में सुधीर सर ने लिखे 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते, एक ऐसा और एक ऐसा। बेटा अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। तो ये क्या कर रहा है? उसको रिपेल कर रहा। बेटा रिपेल कर रहा मतलब सिग्मा की वैल्यू, तो इस इलेक्ट्रॉन की सिग्मा की वैल्यू 0.30 है। इसका मतलब z इफेक्टिव इक्वल टू z माइनस सिग्मा। z की वैल्यू 2, सिग्मा की 0.3। तो बेटा इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज कितना हो गया? 1.7। एक्चुअल में पहले कितना था? 2 का था, अब कितने से डिक्रीज हुआ? 0.3 से डिक्रीज हुआ। तो इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे z इफेक्टिव रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई? 1.7। राइट। अब सर ऐसे किस किस को निकाल सकते हैं? तो इसका एक रूल दिया उन्होंने, स्लेटर्स अंकल ने एक रूल दिया, सुनो। सिग्मा का मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट है बेटा, है ना? तो आप ऐसे लिख सकते हो स्क्रीनिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग अफेक्ट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग अफेक्ट फॉर, अगर आपके पास NS और NP इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर NS NP। बेटा NS और NP क्या होते हैं मालूम? आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं। स्क्रीनिंग अफेक्ट फॉर NS NP इलेक्ट्रॉन्स। बेटा NS NP इलेक्ट्रॉन इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं ना उसको बोला गया है। NS NP मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स। और स्क्रीनिंग अफेक्ट फॉर NS और NP इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू उन्होंने दिया है 0.35। मैं आपको एग्जांपल के इसमें करा के दूंगा, डोंट वरी यार, नहीं तो आप बच्चे परेशान हो जाएंगे। सर ये आपने क्या लिख दिया? बेटा ये स्क्रीनिंग अफेक्ट है। अब NSNP हुआ तो थोड़ा अंदर आ जाइए, पेनल्टीमेट शेल या पेनल्टीमेट ऑर्बिट। स्क्रीनिंग अफेक्ट फॉर
अंदर वाली को n-1d बोला गया है, n-1d इलेक्ट्रॉन्स। बेटा n-1 को आपने क्या बोला था, पेनल्टीमेट ऑर्बिट बोलो या शेल बोलो इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वैल्यू अभी अंदर आ गया ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग अफेक्ट की वैल्यू होगी 0.85। फिर आएगा स्क्रीनिंग अफेक्ट मतलब सिग्मा की वैल्यू फॉर n-2 f इलेक्ट्रॉन, मतलब अभी पूरे अंदर जितने भी है ना, पूरे फॉर n-2 f इलेक्ट्रॉन्स एंड बिलो। भाई एक काम करो ना, वो एफ एफ डी डी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये वैलेंस है तो ये पेनल्टीमेट हुआ, तो ये आपका एंटी पेनल्टीमेट हुआ। स्क्रीनिंग अफेक्ट फॉर अब देखिए बेटा मैंने आपको क्या लिखा के दिया कि स्क्रीनिंग अफेक्ट फॉर NS-NP मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट, स्क्रीनिंग अफेक्ट फॉर n-1 मतलब पेनल्टीमेट थोड़ा अंदर, स्क्रीनिंग अफेक्ट फॉर n-2 एंड बिलो, n-2 एंड बिलो इलेक्ट्रॉन मतलब n-2 और उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, और जितने भी हो गए उनके लिए वैल्यू जो दी गई है दैट इज वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो डरना नहीं बेटा, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ। ये आपका NS-NP इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मतलब सबसे बाहर के, फिर ये आपके n-1 के होते हैं थोड़े उसके भी अंदर, फिर बेटा ये आपके n-2 उसके भी अंदर, फिर ये आएगा n-3, फिर आएगा n-4, आते रहेंगे। तो जब यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग की वैल्यू है 0.35। बेटा यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी शील्डिंग की वैल्यू है 0.85, और यहाँ पे जितने भी अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे बेटा उनकी वैल्यू 1 है। ऐसा करो तो आप सिग्मा निकाल सकते हो, राइट। मुझे जानता हूँ समझ में ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम्पल देने से समझ में आएगा। आई विल गिव बेटा, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक काम करते हैं, हम 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं, आपको क्लैरिटी आते जाएगा, राइट। तो मैं निकाल रहा हूं, ये मिटा दो थोड़ा, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लो, वेरी गुड, मिटा दो, ठीक है। मैं आपको अभी ये ऐसे ही रखूंगा, जो यहाँ लिखा हुआ ना वो ऐसे ही रहेगा, आपको समझ में आएगा कि निकालते कैसे है। स्लेटस रूल से सिग्मा की वैल्यू मालूम होगी, और सर सिग्मा की वैल्यू से हमें जेड इफेक्टिव निकालना आसान हो जाएगा। एक काम करें बेटा, इसको थोड़ा कॉर्नर में बना दें, कॉर्नर में बना देंगे। देखो कैसे, सर ये NS और NP मतलब वैलेंस था, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0.35 ली गई थी। बेटा ये n-1 थोड़ा अंदर आ गए, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0.85 ली गई थी। अब इसके अंदर जितने भी आओ, n-2 आओ, n-3 आओ, n-4 आओ, मर्जी सर, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन को सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर 1 कंसिडर की जाती है। चलो सर एक काम करेंगे, सही में बना के देखेंगे आप सही बात कर रहे हैं या गलत है। बेटा लिथियम, इसकी एटॉमिक नंबर 3, वेरी गुड। आपको एक काम करना है, इसकी जेड इफेक्टिव निकालना है। बेटा जेड इफेक्टिव निकालने से पहले आप जानते हो क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव आने के लिए जेड भी होना सिग्मा भी होना। बट आप देखिए जेड आपके पास है पर आपके पास सिग्मा नहीं है, तो सिग्मा स्लेटर अंकल की रूल से निकालेंगे। उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता 1s2 2s1, हो गया ना एटॉमिक नंबर 3 बेटा, 2 + 1 3। आपको क्या बताया था स्लेटर अंकल ने, आखिरी के इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना है। जब भी आप निकालते हो ना आखिरी के इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन के बीच और इसके न्यूक्लियस के बीच में ही तो अट्रैक्शन होगा बेटा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा तो ये अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं, राइट। देखो 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 सर ये मेरा NS-NP हो गया, हाँ बेटा NS-NP, मैं इसको काउंट नहीं करूंगा क्योंकि अट्रैक्शन तो इसके बीच में है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन है, मुझे ये होना। बेटा अगर ये आपका NS-NP होता, NS-NP वैलेंस है, तो ये 1 क्या हो गया आपका n-1 हो गया, ये वैलेंस है तो ये n-1। तो बेटा इसके लिए तो 0.35 थी, लेकिन इसके लिए कितना रहेगा वैल्यू, इसकी वैल्यू 0.85। तो बेटा सिग्मा इज इक्वल टू
कितने इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है? 2 इलेक्ट्रॉन का। उनकी एक एक की वैल्यू 0.85, तो 2 को 0.85 से मल्टीप्लाई कर रो। राइट बेटा, ये कितना आ रहा? 1.7 सिग्मा की वैल्यू आ गई। तो बेटा लिथियम की जेड इफेक्टिव कितनी है? सिग्मा जेड माइनस सिग्मा एटॉमिक नंबर 3 माइनस 1.7। बेटा 1.7 0.3 कर दो 2, तो मुझे 1.3 जेड इफेक्टिव लिथियम की आ रही है। किसी को डाउट बेटा? पक्का? अच्छी बात है, डाउट नहीं है, वेरी गुड। अगर होगा तो भी डाउट को बचा के रखो, क्योंकि सेकंड एग्जांपल में आपका डाउट निकल जाएगा। सेकंड वाला है सोडियम। सर इसकी एटॉमिक नंबर 11, वेरी गुड। कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखा जाता है 1s2 2s2 2p6 3s1। बेटा क्या करना, आपको वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन पकड़ना, वैलेंस में एक ही है, ये वैलेंस है ना भाई, ये वैलेंस है, मतलब ये आपका NSNP है। और इस इलेक्ट्रॉन में और ये इसका न्यूक्लियस में कहीं ना कहीं क्या है? अट्रैक्शन है। और इस अट्रैक्शन में ये सारे आपके सिग्मा है। तो बेटा ये NS है, तो 2 वाला क्या हो गया? N-1। इसके अंदर का क्या हो गया? N-2। तो अब हम मुझे सिग्मा निकालनी है। सिग्मा कैसे निकालू? देखो पहले N-1 है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 + 2 8 इंटू बेटा N-1 की वैल्यू 0.85, N-2 की वैल्यू 1। राइट, अभी N-1 में कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं? 6 + 2 8, उनकी वैल्यू 0.85। बेटा उनकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.85। अगर इनकी वैल्यू 0.85 आती है तो इसके हिसाब से आप करके देखो N-1। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर ये आपका वैलेंस है ना, वैलेंस के एक इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन है। यहाँ भी देखो बेटा वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन था। इसको छोड़ के अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका सिग्मा देखा जाता है। तो ये अगर वैलेंस है तो ये N-1 हो गया, क्योंकि वैलेंस में N है तो N-1 में 1 हो गया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन को N- की वैल्यू 0.85 दी गई थी। 2 × 0.85 करो, सिग्मा आ गया, लगा दो, जेड इफेक्टिव आ गया। यहाँ पे बेटा ये वैलेंस में और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन तो था, लेकिन अंदर में ये आपका पेनल्टीमेट था 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन और N-1 की वैल्यू इनके स्टेटस के हिसाब से 0.85 है। तो ये हो गया प्लस प्लस प्लस, उसके भी अंदर आ गए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है और एक एक इलेक्ट्रॉन की सिग्मा की वैल्यू 1 है। सॉल्व करके देखो बेटा कितना था? राइट, 8 5 40 8 8 64। राइट बेटा, 64 + 4 68 6.8 आ गया है ना बेटा। 8 5 40 04 64 8 6.8 प्लस ये कितना आ रहा? 2। बेटा 6.8 + 2 कर लो, कितना आ रहा? 8.8। ये क्या आ गई? सिग्मा की वैल्यू। आपको होना क्या? जेड इफेक्टिव, दैट इज सिग्मा जेड माइनस सिग्मा। जेड कितनी है? 11। ये कितना है? 8.8। कितना होगा बेटा? 0.2 डाल दो, 9 हो गया। 10 11 2.1 इज द जेड इफेक्टिव ऑफ सोडियम। लिथियम की कितनी है बेटा? 1.3। सोडियम की कितनी आ रही जेड इफेक्टिव? 2.1। सही है, 2.1 आ गई। तो बेटा 2.8.8 11 - 8.8 करा लो। सॉरी बेटा 0.8 आ रहा, 2.2 आएगा, सॉरी। हाँ, तो ये आपको जेड इफेक्टिव 2.2 आ गई, किसकी? सोडियम की। अब एक काम करो, पोटेशियम को भी ट्राई करेंगे। पोटेशियम ट्राई करेंगे, बेरिलियम करेंगे बेटा, अभी रुको। ये 2 हो गए, अब थर्ड वन बेरिलियम को ट्राई करेंगे। चलो, बेरिलियम की एटॉमिक नंबर 4। बेटा कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ऐसे जाती है 1s2 2s2। अब देखो क्या आएगा। अब वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी सुधीर सर ने क्या बताया था? अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखना चाहूंगा। बेटा एग्जांपल नंबर 3, ये है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, फिर ये आ गया 2s2। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऐसा और एक ऐसा। बेटा अट्रैक्शन इस वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन में और इसके न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन है। आपको समझ में आ रहा बेटा?
ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस वाला दिख रहा है बेटा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन है। तो बेटा अगर इनके बीच में अट्रैक्शन है तो आपको सिग्मा उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की निकालना है। तो बेटा ये आपका वैलेंस है, वेरी गुड, वैलेंस है ना भाई ये, हाँ सर, क्योंकि ये आपका NSNP है और ये आपका N-1 है। बेटा NSNP की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.35। देखो N-1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.85। तो एक काम करेंगे सर, इसकी सिग्मा निकालेंगे, निकालो सर। अब वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन का देखना, रिपल्शन एक ही का ना, दो में से बेटा एक तो अट्रैक्शन में चले गया, अंदर वाला रिपेल कर रहा, अंदर में एक ही बाकी है, राइट, उसकी वैल्यू 0.35 प्लस उसके अंदर आगे कितने इलेक्ट्रॉन, दो, और बेटा एक एक की वैल्यू 0.85, तो 2 इंटू 0.85, भाई ये कर लो, 0.35, 2 5 10, 8 2 16 17, 1.7, भाई मिला लो, 5 7 3 10 0, 1 + 1 2, 2.05 सिग्मा की वैल्यू आ गई। सिग्मा अगर इतनी आ जाती है तो Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। बेटा 4 - 2 2 हो जाती है, टोटल करा लो, 1.95 इज द Z इफेक्टिव ऑफ बेरिलियम। कितनी आ गई बेटा, 1.95 इज द Z इफेक्टिव ऑफ बेरिलियम, राइट बेटा। Z इफेक्टिव कितनी आ रही, 1.95 बेरिलियम की आ रही, कितनी आ गई बेटा, 1.95 फॉर बेरिलियम। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। बेटा वंस अगेन मैं आपको रिप्लाई ये बता रहा हूं, किसी भी एटम में जितने भी नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए और उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो प्रोटॉन कितने हो गए, 11, और 11 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और बेटा अट्रैक्शन किसके बीच में है, 11 प्रोटॉन्स और सबसे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला दिख रहा है, ये इसके बीच में क्या है बेटा, अट्रैक्शन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन में गया तो अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट, वही तो निकालना है। अगर NSNP में एक ही इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन में चले गया तो अंदर में N-1 पे आ जाओ, 2 2 मतलब N-1 है बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन से, 6 + 2 8 8, और अंदर वाली N-1 की अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्शन फोर्स कितनी थी, 0.85, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन और इनकी रिपल्शन फोर्स 0.85 प्लस अभी N-2 में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, और N-2 की आपकी रिपल्शन फोर्स N-2 हो, 3 हो, 4 हो, वैल्यू 1 आती है, तो 2 × 1 करा लिए, सिग्मा की वैल्यू 8.8 आ गई। तो Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, Z था 11 माइनस सिग्मा, तो एक्चुअल में उसकी न्यूक्लियर चार्ज तो 11 थी, लेकिन खींचने की जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज अब 11 से कहां पहुंच गई, 2.2 में आ गई, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल कर रहे हैं, राइट। उसी तरह से बेरिलियम में भी देखो बेटा 4 है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए मैंने। अब आपको वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, लेकिन आपको क्या बताया था, वैलेंस में कितने भी इलेक्ट्रॉन हो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज से क्या करेगा बेटा, अट्रैक्शन में जाएगा। तो दो में से एक गया तो अंदर में एक बचा, राइट, वैलेंस में एक बचा, तो वैलेंस का एक और वैलेंस की रिपल्शन फोर्स 0.35 थी, प्लस N-1 में 2 इलेक्ट्रॉन, दो, N-1 की रिपल्शन की वैल्यू 0.85, सिग्मा की वैल्यू 2.05 आई, Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, आपको Z इफेक्टिव कितनी आ गई, 1.95। देख लो बेटा एक बार, मैंने 2 बार आपको एक्सप्लेन कराया। बेटा मैंने अभी आपको एग्जांपल करा के दिया, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, राइट बेटा। चलो और एग्जांपल्स करेंगे, आपको क्लैरिटी आ जाएगा, डोंट वरी, आएगा बेटा, मैं सबसे प्रॉमिस कर रहा हूं ना, ये टॉपिक सब बच्चों को आ जाएगा, डोंट वरी बेटा। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, हो सके तो हम 118 एलिमेंट को सिग्मा निकालना करते रहेंगे, जब तक करेंगे जब तक बच्चा समझ ना जाए कि सर एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे हैं, राइट। इसको ऐसे रखूं मैं, थोड़ा ऊपर लिख देंगे ना, जगह खा रहा है, थोड़ा ऊपर कर देंगे इसको,
सर जिसकी भी वैल्यू NS या NP की हो, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका रिपल्शन की वैल्यू 0.35 लेना, ऐसे स्लेटर अंकल ने बताया था। उसके अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने एक एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन की वैल्यू 0.85 लेना, ऐसा स्लेटर अंकल ने बोला। और इसके अंदर में जितने भी आएंगे N-2 हो, N-3 हो, N-4 हो, जो कि पॉसिबल नहीं है भाई, जो भी होगा इनकी सबके इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रिपल्शन की 1 लेना, ऐसा हमारे स्लेटर अंकल ने बोला फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा। चलो अब ये फिर से लिखा के रख दिया। हमने क्या क्या किया बेटा? हमने लिथियम किया, हमने सोडियम भी किया, हमने बेरिलियम भी किया, तीन ही किए ना? तीन ही किए। हाँ बेटा, एक लिथियम किया, एक सोडियम भी किया और एक बेरिलियम भी किया। अब एक काम करेंगे, राइट बेटा, बोरॉन भी करेंगे, कार्बन भी करेंगे, नाइट्रोजन भी करेंगे, बोरॉन भी करेंगे, कार्बन भी करेंगे, नाइट्रोजन भी करेंगे, टाइम मिला तो ऑक्सीजन को भी करेंगे, फ्लोरीन को भी करेंगे, करेंगे एक साथ बनाएंगे। चलो आ जाओ मेरे साथ बेटा। एग्जांपल है बोरॉन का, उसकी एटॉमिक नंबर 5। बेटा 5 है तो समझ में मेरे को भी आ गया, आपको भी आ गया कि सर 5 प्रोटॉन तो होंगे। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो कॉन्फ़िगरेशन लिख के, 1s2 2s2 2p1। अब बेटा ये आपका वैलेंस देखो, ये पूरा 2s2p वैलेंस है, लेकिन इस वैलेंस में ये वाला इलेक्ट्रॉन, बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन के अट्रैक्शन में गया, तो अभी इसको छोड़ के सारे अंदर वाले बेटा आपके सिग्मा रिपल्शन है। निकालो निकालो सर। बेटा ये छोड़ के ये दो इलेक्ट्रॉन एस में आ रहे हैं, मतलब 2p2s वैलेंसी है ना, 2s NsNp वैलेंसी है। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ? 2। और वैलेंस को अपने अंकल ने कितना लेने को बोला? 0.35। अब अंदर आ गए आप, अंदर मतलब N-1 में आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितनी लेने को बोला अंकल ने? 8.5। सॉल्व करो बेटा, 2 5 10 मतलब 35 70, राइट बेटा, 30 30 60 70 0.7 हो गया, प्लस ये कितना आ रहा? 16 17 1.7, कितना आ रहा बेटा? 7 7 14 2.4 सिग्मा की वैल्यू। सर इसकी सिग्मा इतनी है तो जेड इफेक्टिव कितनी होगी? सर आपने तो अभी भी बताया था जेड इज माइनस सिग्मा, करा लो तो वैल्यू आ जाएंगी। आ गई बेटा जेड इफेक्टिव किसकी? बोरॉन की आ गई। वेरी गुड वेरी गुड। और एक डोंट वरी भाई। सर कार्बन की एटॉमिक नंबर 6, बेटा कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 मतलब कितने प्रोटॉन होंगे? 6 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, 1s2 2s2 2p2। बेटा ये आपका वैलेंस है, वैलेंस में दो दो इलेक्ट्रॉन है। सुधीर सर ने बोला दो इलेक्ट्रॉन को एक ऐसा लिखो, और जो वैलेंस वाला है उसकी अट्रैक्शन दिखा दो, उसको छोड़ के बाकी अंदर में। अभी आपके वैलेंस में सिग्मा निकालना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है वैलेंस में? 2 यहां से, एक यहां से, 3 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है। और स्लेटर अंकल ने बोला वैलेंस में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी रिपल्शन की वैल्यू आपने क्या लेना है? 0.35 प्लस। अब N-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। स्लेटर अंकल ने बोला N-1 में एक एक इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वैल्यू 0.85। कितना आ रहा बेटा? 3 5 15 9 प्लस 1 10 0 1.05, फिर आ गया प्लस 2 5 है ना, 10 0 1 16 17 1.7, कितना आ रहा बेटा? 2.75 सिग्मा की वैल्यू। सर जेड इफेक्टिव कितना होगा? जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है? 6 2.75। बेटा 0.25 डाल दो, 3 हो गया, तो 3.25 इज द जेड इफेक्टिव ऑफ ए कार्बन। बोलो बेटा किसी को डाउट है? दो में नहीं है? अरे वाह, वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हैं। अब आप एक काम मेरे लिए कर लो, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 है। अब आप देख लो इसकी सिग्मा कितनी आएंगी और जेड इफेक्टिव कितनी आएंगी। प्लीज डू इट बेटा, आई एम वेटिंग फॉर यू। बेटा अभी मैं नाइट्रोजन की मैं निकाल के दूंगा आपको, ये दो आ गए। अब नाइट्रोजन देखो मैं निकाल के दूंगा आपको।
बेटा नेक्स्ट एग्जांपल नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, मतलब 7 प्रोटॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है 1s2 2s2 2p3। 2p3 को अपन ऐसा लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि p के 3 बॉक्सेस है ना, तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन अंदर में, एक बाहर। तो आप ऐसे लिखो ना इसको, ये 2p3 को ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं 1 2 3। मतलब आपका ये सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये गया अट्रैक्शन में। तो आपका 2s और 2p में अभी कितने इलेक्ट्रॉन आपके हैं? p के 2, s के 2, कितने? 4। तो मैं सिग्मा निकाल रहा हूं बेटा, 2 ही है और p के भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्शन में गया। आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो ना बेटा, 2p3 था तो 2p3 को 2p2.1 लगा दो, ये गया अट्रैक्शन में, बच गया 2। यही है ना, तो मैंने ऐसे कर दिया, ये अट्रैक्शन में गया, अंदर के 2 आज के रिपल्शन में आ गए। तो ये पूरा वैलेंस था। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 2 4। अरे वाह, इनटू अपने अंकल ने क्या बोला कि वैलेंस का रिपल्शन फोर्स कितना होना चाहिए? 0.85। किसी बच्चे ने पूछा कि सर वाई वी आर मल्टीप्लाइंग विद 0.35। बेटा स्लेटर्स अंकल ने क्या बोला कि आपके वैलेंस में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की रिपल करने की ताकत 0.35 है, वैलेंस वाली। अगर अंदर में इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन का, सबसे इसके भी अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की ताकत जो है 0.85 है बेटा। यही तो है, 2 + 2 4 × 0.35। उसके भी अंदर देखो, ये आपका n-1 कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, और एक एक की 0.85, तो 2 की 0.85 होगी। करके देखो बेटा, 5 × 4 20 0 2 4 3 12 13 14 by 1.4 plus 2 × 5 10 0 16 1.7। बेटा ये 7 + 4 कितना हो रहा? 11 1 3.1 सिग्मा की वैल्यू। सर z effective इक्वल टू z माइनस सिग्मा, दैट इज 7 - 3.1। बेटा 7 - 3 4 होता है, 3.9 6 + 1 7 इज द z effective ऑफ नाइट्रोजन। मैक्सिमम बच्चों की वैल्यू सही आई है, मैक्सिमम बच्चों की। वेरी गुड बेटा, वेल ट्राइड, वेल ट्राइड, डोंट वरी। आपका जो बच्चों का थोड़ा आसपास मिस हुआ ना, अब वो क्लैरिफाई हो जाएगा। चलो ट्राइड बेटा, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, गेट द सिग्मा वैल्यू एंड गेट द जेड इफेक्टिव। गेट द सिग्मा वैल्यू एंड गेट द जेड इफेक्टिव। चलो बेटा, अभी जो मैंने दिया आपको ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन की सिग्मा कितनी है और जेड इफेक्टिव कितनी है देख लेंगे, करेंगे अपन। देखो मैं बना रहा हूं बेटा, 8 एटॉमिक नंबर है तो ऑब्वियसली इसके पास 8 प्रोटॉन हो गए, और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे होगा 1s2 2s2 2p4। बेटा ये वैलेंस है, ये अंदर का n-1 है। वैलेंस में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, चलो उसे सिग्मा निकालो। बेटा ये 2p4 में आपको मालूम एक इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्शन में गया, तो मैं थोड़ा सा अंदाजे से लिखूं ऐसा, कोई बुक तो नहीं लिखता है, बस सुधीर सर ऐसा लिख सकते हैं, बस इतनी छूट सुधीर सर को है, बाकी किसी को नहीं है। भाई आपने को सिग्मा निकालना है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली लिखते वैसे ही है, 1 2 3 पेयरिंग वाले। तो मैं थोड़ा सा तोड़ के लिख रहा हूं। आपके पास 2p4 था ना, देखो भाई 2p4 था, तो आप एक काम करना, आप ऐसा लिख लेना 1s2 2s2 2p4 को 2p3 करके +1 कर देना। किसी ने पूछा ऐसा किसने सिखाया, तो मेरा नाम बोल देना, मैं संभाल लूंगा। तो भाई ये ऐसे करूं मैं, 2p4 यहां लिखता हूं, 2p3 +1, ये वाला गया अट्रैक्शन में। अरे भाई कुछ नहीं होता, सिग्मा निकालते तो ऐसे कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में सब जायज है। तो ये सीधा वाला गया अट्रैक्शन में। तो आपके सिग्मा निकालने के लिए वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा? 3 p ऑर्बिटल से, 2 s के, कितने? 5। और 5 की रिपल्शन करने की ताकत कितनी है? 0.35। ऐसा किसने बोला? ऐसा स्लेटर अंकल ने बोला। और ऐसा किसने बोला लिखने के लिए? तो बोला सुधीर सर ने बोला। आगे 2 इलेक्ट्रॉन फिर अंदर में आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर में है, राइट। तो बेटा ये आपका NSNP था, तो ये आपका n-1 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन n-1 की ताकत कितनी रिपेल करने की? 0.85 की। कर लो भाई, 5 × 5 25, 5 × 2 5 × 3 15 16 17 1.75
प्लस 5 इंटू 2 10 16 17 1.7 मिला लो भाई 7 7 14 4 1 2 3.45 सिग्मा की वैल्यू वेरी गुड सर जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा बेटा ये 8 है माइनस 3.45 है बेटा अभी कितना लगाओगे 0.55 लगा दो 4 हो गया तो क्या मैं 4.55 लगा दूं मेरी जेड इफेक्टिव की वैल्यू वेरी गुड बोलो सबको यही वैल्यू आई या कुछ अलग वैल्यू आई वेरी गुड बेटा वेरी गुड कितने हो गए नाइट्रोजन भी हो गया ऑक्सीजन भी हो गया मैं आपको और 2 एग्जांपल दे रहा हूं बेटा आप बनाइए ठीक है बनाओगे ना अभी दो नहीं और 5-6 एग्जांपल दूंगा जब तक बच्चा पूरी तरह से सीख नहीं जाता तब तक करेंगे हम लोग राइट चलो मिटा रहा हूं बेटा मैं मिटा दूं वेरी गुड अब एक काम करना आफ्टर नाइट्रोजन ऑक्सीजन अब एक काम करना आप लोग बना के दिखाना कौन सा ऑक्सीजन के बाद कौन आता साहब सर ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन अंकल आते हैं चलो फ्लोरीन की जेड इफेक्टिव निकालो पहले सिग्मा निकालो फिर जेड इफेक्टिव निकालो एटॉमिक नंबर फ्लोरीन 9 सारे बच्चों को आना चाहिए वेरी गुड ये फ्लोरीन है उसकी एटॉमिक नंबर 9 गेट द सिग्मा वैल्यू एंड गेट द जेड इफेक्टिव बनाइए बेटा बनाइए फास्ट बनाइए आ जाएगा सबको आएगा ये मेरा वादा है राइट बेटा वेरी गुड आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया देखिए एटॉमिक नंबर 9 चलो सर इसका मतलब इसके पास 9 प्रोटॉन होंगे राइट सर इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन कर दो 1s2 2s2 2p5 5 6 7 8 9 सर इसको क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p5 फर्क क्या है सुदीप सर ने बोला ऐसे रहा तो आप इसको ऐसे और एक को ऐसे करके इसकी अट्रैक्शन फोर्स दे दो अंदर वाले को ले लो सिग्मा निकालने के लिए तो भाई ये वैलेंस में कितने हैं 4 + 2 6 वेरी गुड सर बेटा 6 मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की वैलेंस की रिपेल करने की ताकत कितनी है 0.35 वो भी अच्छी बात है सर प्लस अब क्या रह गया इसके अंदर में आ जाओ n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन है और जो n-1 वाले इलेक्ट्रॉन थी उनकी रिपेल करने की ताकत कितनी थी 0.85 एक्सेलेंट सर राइट 6 × 5 30 0 3 18 19 20 21 by 2.1 प्लस ये कितना आ रहा 2 5 10 0 1 16 17 1.7 7 और 1 8 2 + 1 3.8 सिग्मा की वैल्यू सर जेड इफेक्टिव आपने कुछ ऐसा बोला था सिग्मा जेड के साथ माइनस सिग्मा जेड 9 है सिग्मा 3.8 है 0.2 डाल दो 4 हो गए मतलब 5.2 इज द जेड इफेक्टिव ऑफ फ्लोरीन आया कि नहीं आया ना बेटा वेरी गुड क्यों नहीं आएगा सर आप बच्चे हैं तो क्यों नहीं आएगा सबको आएगा आई नो इट एवरीबडी कैन डू इट सर अब थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे अरे भाई आपकी मर्जी एक बड़ा बना के देखेंगे ये पोटेशियम आपको लेंगे जिसकी एटॉमिक नंबर 19 थी मतलब 19 प्रोटॉन तो रखे होंगे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 है ना भाई ये 2 ये 8 + 2 10 18 + 1 19 सर ये वैलेंस है ये गया अट्रैक्शन में अब ये वैलेंस अट्रैक्शन में गया तो बेटा ये आपका NsNp था तो ये आपका n-1 है ये आपका n-2 है ये आपका n-3 है बोलो देखो 4s आपका वैलेंस है NsNp वो तो गया अट्रैक्शन में इसको छोड़ के n-1 3s 3p n-1 होता है 2s 2p n-2 1s n-3 क्योंकि ये 4 है ना बेटा अगर n 4 है तो n-1 3 n-2 4 - 2 2 n-3 4 - 3 1 ये आ गया बेटा NsNp तो गया अट्रैक्शन में बचा ये सिग्मा इज इक्वल टू n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 + 2 8 और बेटा n-1 की रिपेल करने की ताकत कितनी है 0.85 प्लस n-2 में कितने 6 + 2 8 इंटू n-2 की वैल्यू कितनी 1 प्लस n-3 में कितने इलेक्ट्रॉन 2 और n-3 की भी रिपेल करने की ताकत कितनी 1
करके देखो बेटा। 58 40 04 88 64 868 6.8 प्लस ये कितना आ रहा 8 प्लस 2 10 बेटा 8 प्लस 2 10 प्लस 6 कितना हो रहा 16.80 सिग्मा की वैल्यू है भाई। जेड इफेक्टिव निकालो z माइनस सिग्मा कितनी थी 19 माइनस 16.8 बेटा एक काम कर लो ना एक काम कर लो यहां पर 0.2 डाल दो 17 हो गया 18 19 z इफेक्टिव मेरी आ गई 2.2 किसके लिए पोटेशियम के लिए बना लो बना लो बना लो राइट। अब एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए दे रहा हूं मैं होमवर्क इन द सेंस ट्राई करना है भाई कुछ भी नहीं है। क्या था पोटेशियम उसके बाद अपने रुबिडियम अंकल थे उसके बाद सीजियम भी है 1A ग्रुप की बात कर रहा हूं बेटा मैं रुबिडियम। अब रुबिडियम और सीजियम आप जानते हो पोटेशियम ये था सोडियम ये था लिथियम ये था हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम। इसकी 11 इसकी 19 राइट बेटा। अब 19 के बाद आप चले हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन 36 ये आ रहा एटॉमिक नंबर 37 ये आ रही एटॉमिक नंबर 55। तो बेटा मैंने आपको ऐसे कुछ दो एलिमेंट दे दी है एटॉमिक नंबर 37 वाली और एटॉमिक नंबर 55। इसमें सिग्मा निकालो इसमें जेड इफेक्टिव भी निकालो। दिस इज अ स्मॉल होमवर्क दैट इज गिवन फॉर यू। अब ये होने के बाद स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट ले लो। ले लिए गुड। ये दो होमवर्क है कौन सा रुबिडियम सीजियम मतलब आप निकाल के मुझे सेंड करो बेटा मैं चेक कर लूंगा उसमें क्या है। मतलब मैंने कल बताया भी था आपको स्लेटर्स रूल बेटा ये आपको पूरा एक पीरियड तो लेगा ही लेगा 1 से 1.5 घंटा लेगा ही लेगा और ले भी लिया। सर आपने जो पढ़ाया आपने कुछ ऐसे पढ़ाया क्या बेटा एक था ग्रुप और एक थे उसके एलिमेंट्स। देखो ध्यान से एक था ग्रुप और एक था पीरियड लगा दो ना ये ग्रुप और पीरियड की बात करेंगे ना ग्रुप और पीरियड। बेटा ग्रुप में आपको मालूम है अगर मैं यहां पर एलिमेंट लिखता हूं और पीरियड के भी एलिमेंट लिखता हूं एक काम करो पहले ग्रुप की एलिमेंट्स लिखो और उसकी जेड इफेक्टिव लिखो फिर पीरियड में भी उसके एलिमेंट्स लिखो और उसकी जेड इफेक्टिव मतलब रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज खींचने की ताकत। अब एलिमेंट क्या हो सकते हैं देखिए बेटा लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम ये आपने निकालना है बाकी के 3 मैंने निकाला। इसकी जेड इफेक्टिव कितनी है आपकी लिथियम की देख लो चेक करो 1.3 इसकी बेटा 2.2 आपने निकाला है अभी देख लो आपके पास है इसकी भी 2.2 अगर आप निकालो ना ये भी 2.2 आती ये भी 2.2 आती ये भी 2.2 आती। सर आप निकालने को बोल दिए और आपने आंसर दे दिया। हाँ बेटा मैंने आंसर दिया वेरीफाई तो आप ही को करना है सर ने गलत लिखा कि सही लिखा। अब ये चले आप ग्रुप में मतलब सोचो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम ऊपर से नीचे आते वक्त थोड़ा सा जेड इफेक्टिव बढ़ गया लेकिन बाद में जेड इफेक्टिव रिमेन सेम। क्यों जानते हो क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था दैट इज ऑन 2s1 में अब 3rd में गया अब 4th में गया। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू न्यू शेल न्यू शेल न्यू शेल साइज बढ़ते जा रही है। तो साइज के बढ़ने से जेड इफेक्टिव में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता है अप्रोक्सीमेट सेम होती है। लेकिन पीरियड में चलो बेटा पीरियड वाला लिथियम के बाद बेरिलियम बेरिलियम के बाद बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और एक नोबल गैस का नियॉन होता है। अभी आपने बेरिलियम की वैल्यू निकाली आपके पास है देखो 1.95 बोरॉन की वैल्यू देखो कितनी है बेटा 2.6 मुझे याद हो गया। कार्बन की वैल्यू देखो 3.25 हाँ नाइट्रोजन 3.9 बेटा ऑक्सीजन देखो 4.55 और अपने फ्लोरीन की सबसे ज्यादा थी कितनी 5.20। मतलब आप सोचो बेटा आप बेरिलियम से बोरॉन को जाओगे बोरॉन से कार्बन को जाओगे
कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन, अगर आप ऐसे जाते हो तो ये जेड अफेक्टिव की वैल्यू बढ़ रही है। बेटा जेड अफेक्टिव की वैल्यू का बढ़ना मतलब उसकी एटॉमिक साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आपको याद है मैंने पढ़ाया था, एज वी गो अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पूरी ताकत से खींच रहा है। बेटा देखो ये बहुत कम खींच रहा है और ये न्यूक्लियस वैलेंस को बहुत ज्यादा खींच रहा है। बेटा जितना ज्यादा खींचेगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतने करीब आ जाएगा। जितना करीब उतनी छोटी साइज, जितना दूर उतनी बड़ी साइज। तो देखो बेरिलियम से बोरॉन को जाओगे, जेड इफेक्टिव को बढ़ गया मतलब एटम की साइज कम होगी। एज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। That means as we go from beryllium to boron, Z effective increases gradually. Z effective increases gradually. Atomic size decreases gradually. कुछ exceptions होते हैं, डी ब्लॉक में देखा जाएगा। मतलब आप along the period चलते हो तो Z effective की वैल्यू बढ़ती है और Z effective की वैल्यू के बढ़ने से आपका एटम की साइज कम हो जाती है। तो ये छोटा सा एक एग्जांपल देना था बेटा, मैंने दे दिया है। आपको यहां तक सबको समझ में आ गया? देख लो। इसके बाद अपन Z effective फॉर डिफरेंट आयंस ऑफ एन एलिमेंट को देखेंगे। Z effective फॉर डिफरेंट आयंस ऑफ एन एलिमेंट एंड Z effective फॉर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, दैट टू बी इन अवर नेक्स्ट क्लास। आप यहां तक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। देखो बेटा और एक बार रिवाइज कर रहा हूं मैं, क्या NSNP पे जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस में, सारे वैलेंस के इलेक्ट्रॉन की ताकत रिपेल करने की 0.35, किसको छोड़ के? एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, क्योंकि वो तो अट्रैक्शन में गया। उसको छोड़ के बाकी जितने भी वैलेंस में हो गए उनकी रिपल्शन करने की ताकत कितनी होगी? 0.35। अंदर आ गए जितने भी इलेक्ट्रॉन हो गए n-1 में, उनकी रिपल्शन करने की ताकत 0.85। उसके अंदर में जितने भी जाओगे सारे इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन करने की ताकत 1 है। सबको मिला लो, सिग्मा आ गया। Z effective इक्वल टू Z माइनस सिग्मा डाल दो, आपको Z effective आ जाएंगे। तो क्या देखा गया है? एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप Z effective रिमेन सेम। मतलब खींचने की ताकत में फायदा ही, मतलब कुछ भी अफेक्टिव डोमिनेंट नहीं है। तो जैसे आप ऊपर से नीचे आते हो एटम की साइज बढ़ती है। क्यों? नॉट ड्यू टू Z effective, उसका फैक्टर ही नहीं है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन हर नए एलिमेंट में नए शेल में जाता है। लिथियम का इलेक्ट्रॉन 2s में गया तो सोडियम का 3s में गया, पोटेशियम का 4s में गया। तो नए नए शेल में जा रहा मतलब एटम की साइज बढ़ रही है। एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप atomic size increases. As we move along the period, electron enters into same shell. भाई सेम शेल में बढ़ जाने से Z effective बढ़ती है और Z effective बढ़ने से as we go along the period Z effective increases, atomic size decreases. समझ में आ गया सर? थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका।